Welcome back to Elixir Guidance, friends. We have already made a video on the topic of WBCS 2020 questions analysis, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 इंग्लिश पार्ट का था, उसको डिस्कस कर चुके थे डिटेल एनालिसिस के साथ में विद एन इजी एक्सप्लेनेशन। आज उसी टॉपिक का अगला पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 25. So friends, let's begin the class. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सवाल बोल रहा है इम्पेशेंट मीन्स, पूरी तरह से वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी, इसमें ग्रामर का कोई फंक्शन नहीं, कौन कितना अच्छा ग्रामर जानता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इम्पेशेंट का मतलब जानिए और करेक्ट आंसर लगाइए। अब इम्पेशेंट का मतलब मैं बता देता हूं, उसके बाद करेक्ट आंसर खुद ही हम लगा लेंगे। इम्पेशेंट का मतलब होता है जोशीला। क्या होता है? जोशीला। उत्तेजित बोल सकते हैं, उत्तेजित, जोश से भरा हुआ, ठीक है, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन या एनर्जी। जिसमें इमोशंस कूट कूट के भरा हो, ठीक है, उत्तेजित हो, एक्साइटेड हो, उसको बोलेंगे इम्पैशंट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी को तो कोई भी एलिमिनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑपोजिट बोल दिया है। इम्पैशंट मतलब होता है फुल ऑफ इमोशन, इमोशन से भरा हुआ, स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरा हुआ। यहाँ बोल रहा है अनइमोशनल, जिसके पास कोई इमोशनल ही ना हो, कोई इमोशन नहीं है। ऑप्शन सी को भी थोड़ा वर्ड मीनिंग मालूम हो तो एलिमिनेट कर सकते हो आप, पैशनलेस, यानी जिसके पास कोई पैशन नहीं। पैशन का मतलब क्या होता है? जोश। डिसपैशनेट, ये भी जिसके पास कोई इमोशन ना हो उसी को बोलते हैं डिसपैशनेट, ये भी वही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब भी वही होता है, जोशीला, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, आर्डेंट। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड क्लाइमेक्टिक। सिनोनिम, अब सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड सिनोनिम, हिंदी में इसी को पर्यायवाची कहते हैं, बस पर्यायवाची ही सिनोनिम है। इसका जुड़वा भाई भी है एंटोनिम, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्लाइमेक्टिक का जो मतलब जानता है वो इजीली इसको बना पाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस इतना बढ़िया दिया है, कोई क्लाइमेक्टिक का मतलब नहीं भी जानता है ना, तो अपना थोड़ा सा आइडिया कर सकता है। यहाँ पर वो देखो क्लाइमेक्टिक और यहाँ पर है क्लाइमेटिक, सिर्फ सी का फर्क है, यहाँ सी नहीं है और यहाँ पर सी है, अदरवाइज सेम स्पेलिंग है, CLIMACTIC, यहाँ पर CLIMATIC, सी नहीं है, एक और सी जो एक्स्ट्रा सी है वो नहीं है। तो इतना जब सिमिलर स्पेलिंग रहता है ना, तो कभी भी सेम मीनिंग नहीं रखेगा, अलग ही मीनिंग होगा। और ये क्लाइमेटिक वर्ड तो हम लोग को जान पहचान वाला वर्ड है। क्लाइमेटिक मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू क्लाइमेट, यानी कि जलवायु से रिलेटेड, तो ये तो करेक्ट आंसर कभी नहीं होगा। टेम्परेचर क्लाइमेट से ही रिलेटेड है, तापमान, तापक्रम, तो ये भी नहीं होगा। एटमॉस्फेयर भी उसी से रिलेटेड, वातावरण, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, कल्मिनेटिंग। वैसे क्लाइमेक्टिक का मतलब आखिर क्या होता है? तो देखिए मैं इधर में क्लाइमेक्टिक का मतलब बता दे रहा हूँ, कल्मिनेटिंग का भी वही मतलब होगा, सिनोनिम। क्लाइमेक्टिक का मतलब होता है कॉजिंग ए क्लाइमेक्स, कॉजिंग ए क्लाइमेक्स, यानी किसी चरम शिखर पर, चरम सीमा पर, उच्च चोटी तक पहुंचा देना, चरम सीमा जिसको बोलते हैं ना हम लोग, चरम सीमा, ठीक है। कल्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? कल्मिनेटिंग का भी मतलब होता है हाईएस्ट एल्टीट्यूड, यानी उच्च चोटी, चरम सीमा, शिखर, उच्च शिखर। तो देखिए मीनिंग सिमिलरिटीज है ना मीनिंग में, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द पेपर। सवाल है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में सवाल है ही सेड ग्रास इज ग्रीन। देखो दोस्तों, ये नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन 2 पार्ट्स का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक रूल है ग्रामर का नरेशन में, जब भी डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस आता है तो उसका नरेशन चेंज कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं? ऐसा ट्रूथ बात जो हर जगह ट्रूथ ही रहता है।
यानी बदलता जिसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ग्रास इज ग्रीन में ग्रास हर जगह ग्रीन ही होता है, चाहे वो इंडिया में उगे या अमेरिका में। केसेस में इसका जो टेंस चेंज, बेसिकली नरेशन चेंज जब करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, उस वक्त नरेशन चेंज में 3 चेंजेस होता है, टाइम एंड प्लेस चेंज, टेंस चेंज और प्रोनाउन चेंज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस तीनों में से नहीं होगा, तो इसलिए ग्रास इज ग्रीन ही रह जाएगा। तो आप अपने ऑप्शंस में ए बी सी डी में किस ऑप्शन में ग्रास इज ग्रीन है उसको चेक कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन ए में ही शुरू में ही मिलेगा ग्रास इज ग्रीन, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो ग्रास वाज ग्रीन, सी में ग्रास हैड बीन ग्रीन एंड डी में ग्रास विल ऑलवेज बी ग्रीन है। तो इसीलिए नो चेंज यहीं पर है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ये होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक और एक्स्ट्रा बात करना चाहूँगा। ऐसा ऑप्शन रहता जिसमें ये लिखा हो, यहाँ पर देखिए, ही सेड दैट ग्रास इज ग्रीन। अगर ये ऑप्शन कहीं भी मिलता ना, कहीं भी अगर लिखा होता, इस सवाल में तो ऑप्शन में ये वर्ड है ही नहीं है। फर्क क्या है, अगर आप देखेंगे तो हर जगह टोल्ड है, यहाँ पर सेड है। अगर बाय चांस ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन ई मैंने जो अभी खुद से बनाया, अगर ये रहता ना तो करेक्ट आंसर ई हो जाता। क्यों करेक्ट आंसर ई होता है, इसका अगर मैं बात करूं, देखिए फ्रेंड्स, 2 वर्ड, एक है सेड, दूसरा है टोल्ड, इसी का फर्क है दोनों ही ऑप्शन में, ए और ई में। सेड के बाद में ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, वी डू नॉट मेंशन ऑब्जेक्ट विथ सेड। लेकिन टोल्ड जब भी लिखा रहेगा ना, ऑलवेज वी हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड लिखा है और ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है, कहीं पर भी नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ही नहीं है। इसीलिए टोल्ड से ज्यादा बेहतर वर्ड यहाँ पर होता सेड। सिंस द सेड वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑप्शन, दैट इज व्हाई वी हैव टू गो विद द ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट पैसिव फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑरेंज टेस्ट सोर इज। ये हमारा स्टेटमेंट है, ऑरेंज टेस्ट सोर, उसका पैसिव फॉर्म लिखना है। ये क्वेश्चन है वॉइस पर। 2 टाइप्स ऑफ वॉइस होता है वहाँ पर, एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। लेकिन दोस्तों एक और वॉइस होता है, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, मैं ए भी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, दूसरा होता है पैसिव वॉइस, एक तीसरा होता है जो हर बुक में मेंशन नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर बुक में इसको अलग से मेंशन किया गया है। अदरवाइज पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है, एक रूप 2 में से किसी एक में मान लिया जाता है। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कासी पैसिव, कासी पैसिव। किसी किसी बुक में इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, मिडिल वॉइस भी कहते हैं फ्रेंड्स, मिडिल वॉइस। शायद आप लोगों के लिए ये नया बात होगा, तो जान लीजिए यहाँ पर कासी पैसिव भी होता है। कासी पैसिव किसको कहते हैं फ्रेंड्स? कासी पैसिव वॉइस वो वॉइस होता है जब कोई वर्ब एक्टिव रहे फॉर्म में, दिखने में तो वो एक्टिव रहे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑरेंज टेस्ट, टेस्ट वर्ड ये मेन वर्ब है जो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस रूप कब यूज होता है? ऑलवेज एक्टिव वॉइस में यूज होता है। तो वर्ब को देखने से ऐसा लगे जैसे कि ये एक्टिव वॉइस है, वर्ब एक्ट्स एज एन एक्टिव फॉर्म, बट इन सेंस इट इज पैसिव। सेंस के रूप में देखेंगे, जैसे मीनिंग के रूप में देखेंगे तो ये पैसिव है। दूसरी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कासी पैसिव में आपको कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तु कोई एक्शन करते हुए नजर आएगा आपको यहाँ पर, डूइंग सम एक्शन, जैसे ऑरेंज टेस्ट सोर। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको देखिए फ्रेंड्स। ऐसे सेंटेंस जैसे ही मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पर, आप लोग इसको देख के खुद ही आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा हनी टेस्ट स्वीट, हनी मीठा लगता है, तो इसको अगर बोलेगा कि वॉइस चेंज करो तो ये हो जाएगा हनी इज स्वीट when it is tested। यह है इसका करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो कौन सा सेंटेंस
ऑप्शन होगा करेक्ट अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑरेंज टेस्ट सोर में। तो इस स्टाइल का बात करें तो देखिए इसका सब्जेक्ट, सवाल का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में भी वही सब्जेक्ट बना है, तो ऑरेंज ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर में भी ऑरेंज सब्जेक्ट होगा। तो ये तो सभी ऑप्शन में ऑरेंज सब्जेक्ट ही है। उसके बाद में अगर ये प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि V1 है, तो V1 प्रेजेंट टेंस को दर्शाएगा, तो ऑलवेज यूज इज, तो इज भी सभी ऑप्शंस में हुआ है। उसके बाद में जो बाद में लास्ट में जो शब्द आया है, जैसे कि यहाँ पर सोर आया है और यहाँ पर स्वीट आया है, जो एडजेक्टिव आया है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑरेंज इज सोर पहले आएगा, तो ये ऑप्शन इसमें है और इसमें है, तो ऑप्शन डी और ए को एलिमिनेट कीजिए आप। तो ऑरेंज इज सोर, ऑरेंज इज सोर आफ्टर टेस्टिंग व्हेन टेस्टेड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा व्हेन वाला, क्योंकि इसके बाद क्या आना चाहिए व्हेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन दोस्तों यहाँ तो मैंने इट इज यूज किया है, ये देखिए, और यहाँ तो इट इज नहीं है, हिसाब से तो यहाँ पर इट इज होना चाहिए था, है ना, इट इज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इट इज नहीं है। दरअसल दोस्तों इट इज होने से भी चलता, नहीं होने से भी चलता, यहाँ भी अगर मैं इट इज को ना लिखूं तो सेंटेंस का अर्थ में कोई फर्क नहीं आएगा। और इट इज को क्यों हम लोग यहाँ पर नहीं भी लिखने से चलता, क्योंकि देखिए इट यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, सब्जेक्ट को, हनी को, और इज वर्ब को, तो वर्ब भी यहाँ पर ऑलरेडी इज यूज हो चुका है, तो डबल डबल एक ही वर्ड आ रहा है, तो एक बार हम लोग प्रोनाउन यूज भी कर सकते हैं उसके लिए, नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर इट इज लिखा भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस को नहीं लिखा है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेंस इज नॉट चेंजिंग हियर, ठीक है। लेकिन अगर किसी के मन में सवाल आएगा, बाय चांस अगर यहाँ पर ऑप्शन ई रहे और वहाँ लिखा रहेगा इट इज के साथ में, जैसे ऑरेंज इज सोर व्हेन टेस्टेड, ऑप्शन सी, अगर एक और ऑप्शन है और वहाँ लिखा हो ऑरेंज इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसा कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि बोथ द सेंटेंस आर द सेम सेंटेंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, और ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ए बी सी डी में सभी वर्ब हैं, वर्ब के अलग अलग रूप है, जैसे कि ये V1 है, ये V2 है, और ये V4 यूज हुआ है इज एम आर के साथ, और ये V1 है प्लूरल फॉर्म में, और ये सिंगुलर फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में है। अब इन लोगों का करेक्ट यूज आपको जानना चाहिए। तो मैं बता दूं V1 का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और ये ऑलवेज दर्शाता है, ये डिनोट करता है किसी भी प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल ट्रूथ को दर्शाता है। किसको? हैबिचुअल ट्रूथ, यानी कि ऐसी सच बात जो हैबिट में शामिल हो चुका है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँगा मैं हर रोज़ 6 बजे उठता हूँ सुबह, तो आई राइज एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आई राइज, आई के बाद क्या है राइज, राइज एक V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, बेबी क्या रोते हैं जब लोगों को भूख लगता है, तो जब भी किसी भी बेबी को भूख लगता है तो क्या वो रोता ही है, तो ये तो हैबिचुअल ट्रूथ है बेबी लोगों का। अगर उन लोगों को भूख लगेगा और खाना नहीं मिलेगा तो वो लोग रोएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा V1 आएगा। अब V1 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, बी और सी नहीं होगा, लेकिन ए में भी है V1 और डी में भी V1 है, लेकिन ए का V1 क्या है अगर ध्यान से देखेंगे वर्ब विथ सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब है, और डी में प्लूरल वर्ब है। तो अगर आप लोगों को ग्रामर में एक चीज़ मालूम है जिसका नाम है सिंटेक्स, क्या नाम है? सिंटेक्स। अब सिंटेक्स किसे कहते हैं? सिंटेक्स वही चीज़ें सुने हैं आप लोग, नाम साथ नहीं मालूम था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एग्रीमेंट होना, उसी को कहते हैं सिंटेक्स। अब वर्ब ऑलवेज एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर आइए दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है? बेबी, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा? ये रहा ऑप्शन डी में, तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड एनालॉगस मीन्स, क्या वर्ड है? एनालॉगस। एनालॉगस का क्या मतलब होता है? अब देखिए ये शब्द, ये क्वेश्चन पूरी तरह बेस्ड है दोस्तों वोकैबुलरी पर। किस पर? वोकैबुलरी पर, यानी
वर्ड मीनिंग पर बेस्ड। अब जिसको वोकैब स्ट्रॉन्ग है जिसका, वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, कुछ भी फंक्शन नहीं है। तो एनालॉगस का मतलब आपको मालूम होना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आप कर पाओगे। एनालॉगस का मतलब होता है जो सिमिलरिटी हो, एक जैसा लगे, जिसको आप कंपेयर करें। कंपेयर किसको करते हैं हम लोग? जो लोग एक जैसा दिखता है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेरेबल इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें ग्रामर का कोई बात नहीं है। वैसे एनालिटिकल का क्या मतलब होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग जैसा, मतलब जिसमें हम लोग लॉजिक लगा पाएँ, ठीक है, यूज ऑफ लॉजिक्स। और आर्टिफिशियल का मतलब तो आप लोग को मालूम ही होगा, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, अननेचुरल, जो नेचुरल ना हो, मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया हुआ। कंपेरेबल मतलब जिसको कंपेयर किया जाए, कंपेयर ऑलवेज किया जाता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और ऑरल का मतलब होता है रिलेटेड टू हियरिंग, सुनने से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। टिक द करेक्ट ऑप्शन, डैश दिया है शुरू में ही। आर स्टिल टॉर्चर्ड इन रिमोट विलेजेस, आर लगा है। देश मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए सब्जेक्ट। तो देखिए ग्रामर का स्ट्रक्चर है, अगर सब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद में आर लगा है, आर क्या है? एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है ये, और यह एक प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्लूरल, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको सिंटेक्स बताया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या बताया, उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो वर्ब क्या है? प्लूरल, तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब डॉटर इन लॉज, डॉटर्स इन लॉज, डॉटर इन लॉ, अब इन इतना दिया है ऑप्शन ABCD, 4 ऑप्शन दिया है, सभी एक दूसरे से मैच है। तो इन लोगों का भी प्लूरल क्या होता है? अगर यहाँ पर डॉटर रहता तो आराम से आप बता देते कि यहाँ पर डॉटर्स प्लूरल होगा, लेकिन ये दिया है कंपाउंड वर्ड्स में। कंपाउंड वर्ड्स का सिंगुलर और प्लूरल आपको जानना होगा। कंपाउंड वर्ड मतलब संयुक्त शब्द, एक से ज़्यादा शब्द रहते हैं, और जब एक से ज़्यादा शब्द मिलके एक ही वर्ड का निर्माण करते हैं और एक ही मीनिंग रखते हैं, उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर अकेले एक वर्ड है, लेकिन इसी के साथ 2 और वर्ड जोड़ देते हैं, इन चार्ज, तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया, ठीक है। उसी तरह से पासर्स बाय, और देखिए एग्जाम्पल पासर बाय, ऐसे वर्ड में अक्सर आप हाइफन से जुड़े हुए पाओगे ऐसे वर्ड को, ठीक है। कंपाउंड वर्ड में आप जरूर पाइएगा कहीं ना कहीं एक हेड वर्ड, मुख्य शब्द, जो भी मेन वर्ड होगा, हेड वर्ड होगा, आप उसको प्लूरल बनाओ। ऑफिसर को प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस जोड़कर, यहाँ पर ये रहा ऑफिसर इंचार्ज। पासर्स बाय को प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस जोड़कर, हेड वर्ड में एस जोड़ा जाएगा, ये याद रखिए। तो उसी तरह से बाय में यहाँ पर एस खबरदार नहीं जोड़िए, हेड वर्ड में, याद रहे हेड वर्ड यानी मुख्य शब्द में, ठीक है। तो मुख्य शब्द यहाँ पर कौन है? डॉटर, डॉटर इन लॉज में डॉटर है मुख्य शब्द, तो जहाँ पर डॉटर है वहाँ पर एस लगना चाहिए, ना कि इन में या लॉज में। तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर एलिमिनेट कर दो, क्योंकि लॉज में लगा, हमको डॉटर में चाहिए। तो किस ऑप्शन में डॉटर में प्लूरल लगा है? यहाँ पर ऑप्शन बी में। लेकिन बी वाला ऑप्शन में अगर देखोगे साफ साफ तो लॉज में भी लगा है, इसलिए ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। ये रहा डॉटर के साथ एस लगा है मेन वर्ड के साथ, और इन लॉ के साथ कुछ नहीं लगा, तो यही होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये तो सिंगुलर फॉर्म में देख ही सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर 18 का होगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। द क्वेश्चन सेज एड सुइटेबल प्रीफिक्स टू एम्बार्क। जो एम्बार्क वर्ड दिया गया है, इसमें प्रीफिक्स आपको ऐड करना है जो सुइटेबल हो। अब सभी में एम्बार्क है, देख लीजिए, एम्बार्क, एम्बार्क, इस तरह सभी में है। तो ये जो DIS लगा है ना, तब एम्बार्क में डिस एम्बार्क बन गया। यहाँ पर UN लगा है, अन एम्बार्क, उसी तरह इम एम्बार्क, इन एम्बार्क, इन्हीं को कहते हैं प्रीफिक्स। थोड़ा सा एक बार और अच्छी तरह समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली द प्रीफिक्स इज। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के आगे तरफ, कोई वर्ड है, उस वर्ड के आगे तरफ कुछ भी लेटर आके एक नया वर्ड का निर्माण करते हैं, या तो उसमें न्यू मीनिंग हो जाएगा, या फिर वो न्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है।
जब भी किसी वर्ड में प्रीफिक्स लग जाएगा, यानी आगे तरफ कोई वर्ड लग जाएगा, तो वो या तो न्यू मीनिंग हो जाएगा या फिर न्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो एक वर्ड है बार्क। बार्क का अपना एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है द कवर ऑफ द ट्री, पेड़ का छिलका, या फिर हम कह सकते हैं इसका वर्ब में भी मीनिंग होता है कुत्ते का भौंकना, इसको बार्क कहते हैं। अगर इस वर्ड के आगे तरफ मैं EM लगा दूं तो एम्बार्क हो जाएगा, जो कि सवाल में है। इस सवाल में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन प्रीफिक्स लगा भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी फिर से प्रीफिक्स लगाने का बात कर रहा है। तो एम्बार्क एक नया वर्ड हो गया, ठीक है। एम्बार्क का मतलब होता है टू बोट ऑन अ शिप, ठीक है, किसी शिप में, किसी जहाज में चढ़ना या शुरू करना यात्रा, ठीक है। उसी तरह का और वर्ड देखिए एबल। एबल के आगे तरफ अगर आप EN लगा दे रहे हैं, इनेबल, तो यहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस वाले वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर रहा है। एबल एक एडजेक्टिव है और इनेबल एक वर्ब बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ मीनिंग ही न्यू हो जा रहा था। बार्क मतलब होता है छिलका पेड़ का, और एम्बार्क मतलब हो जाता है किसी शिप में बोर्डिंग करना, चढ़ना। या भर में बात करें तो बार्क का मतलब होता है कुत्ते का भौंकना, और एम्बार्क का मतलब होता है यात्रा शुरू करना या फिर कोई व्हीकल में चढ़ना, जैसे किसी शिप में चढ़ना यात्रा करने के लिए। तो इस तरह से प्रीफिक्स जब भी लगता है दोस्तों, तो प्रीफिक्स लगने की वजह से क्या होता है, या तो वो अपना वर्ड मीनिंग चेंज कर लेता है या फिर वो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बदली कर लेता है। नाउन अगर है तो प्रीफिक्स लगने के बाद या तो वो वर्ब बन जाएगा या एडजेक्टिव बन जाएगा, या फिर वर्ब है तो वो एडवर्ब बन, इस तरह से होता है अलग अलग, ठीक है दोस्तों। तो प्रीफिक्स समझ में आ गया। इसका एक जुड़वत फ्रेंड दोस्त भी है दोस्तों, सफिक्स कहते हैं उसको। सफिक्स इसी का ऑपोजिट है। सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स में होता है कि वर्ड पीछे तरफ कुछ लग के बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे कि मोशन, अब मोशन के पीछे तरफ लेस अगर कर दें तो फिर वो ऑपोजिट भी बन गया, अपना वर्ड मीनिंग चेंज कर लिया, ठीक है। लेस वर्ड सफिक्स है। खैर फिलहाल यहाँ पर बात हो रहा है प्रीफिक्स का। तो एम्बार्क के आगे तरफ कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर है जो प्रीफिक्स का काम करेगा, डिस करेगा या अन करेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, एम्बार्क का प्रीफिक्स डिसएम्बार्क होगा तो वो अपना अपोजिट मीनिंग में चला जाएगा, ठीक है। एम्बार्क का मतलब होता है टू बोट ऑन ए शिप, शिप पर चढ़ना, और डिसएम्बार्क का मतलब होता है उतरना। तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये वर्ड लोग तो डिक्शनरी में ही आप नहीं पाएंगे, ठीक है, ये वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move to the next question. He cannot cope dash this pressure. Option A up, option B with, option C in, option D for. तो देखो दोस्तों, कॉप के साथ ऑलवेज एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, वह है विथ, कॉप विथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉप विथ। और इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों, तो कॉप विथ का मीनिंग होता है टू ओवरकम सम डिफिकल्टीज, यानी कुछ ना कुछ समस्या से आप जूझ रहे हो तो अंत में जाके उस समस्या से आप पार पा जाते हो, सक्सीड हो जाते हो, ओवरकम कर जाते हो, ठीक है। सो कॉप विथ इज द करेक्ट आंसर। रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड सी बिलो द करेक्ट ऑप्शन। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है किसको, इस सेंटेंस को, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमारा वर्ड है, स्टेटमेंट है। इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। बाय द वे ये एक असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। असर्टिव के भी 2 पार्ट्स है, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव वाला पार्ट है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बनाने के लिए बोला गया, हमको बोला गया है इंट्रोगेटिव में बनाओ। अब इंट्रोगेटिव किस सेंटेंस को कहते हैं भाई, इंट्रोगेटिव को एक और नाम से पुकारते हैं क्वेश्चन। अब तो मेरी बात पकड़ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव किस सेंटेंस को कहते हैं। द सेंटेंस विच आस्क्स द क्वेश्चन, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ठीक। ये 2 पार्ट के होते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी, एक होता है WH क्वेश्चन और दूसरा होता है येस नो क्वेश्चन, ठीक है। येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन हमेशा ऑलवेज स्टार्ट्स विद WH वर्ड, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, और येस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है हमेशा, उसमें WH का काम नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है हमारा मेन सवाल। असर्टिव सेंटेंस में है। देखिए दोस्तों, अगर असर्टिव सेंटेंस में
कोई वाक्य है अगर और उसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना पड़े तो वाक्य कैसा है इसको एक बार मीनिंग पर जाइए और देखिए। अगर वाक्य का मीनिंग ऐसा है जिस बात को पूरी दुनिया सही मानती है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ये इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है, जाना हुआ मीनिंग है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो माना हुआ मीनिंग, माना हुआ बात है। हाँ सब हर कोई मानता है इस बात को कि हाँ ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है, ईमानदारी, तो ये जाना हुआ बात है, हर कोई इसको करेक्ट मानता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना पड़े ना, तो उस सेंटेंस को आप येस नो क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव बनाएंगे और साथ में नेगेटिव में रखेंगे आप उसको। तो येस नो क्वेश्चन और नेगेटिव में कौन है वो ऑप्शन, ये देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए का अगर बात करें, इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये इंट्रोगेटिव है, येस नो भी है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन बी को देखिए, इज नॉट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, हाँ इंट्रोगेटिव है और नोट भी लगा है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ें, ऑप्शन सी में आए, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, हाँ ये भी इंट्रोगेटिव है और नोट भी लगा है, यानी कि नेगेटिव भी हुआ, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, वाई इज द ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, ये WH क्वेश्चन है और WH क्वेश्चन में तो बनाना नहीं, हमको देखना है येस नो क्वेश्चन और नेगेटिव में। तो ऑप्शन बी और सी दोनों आंसर होने के चांस है यहाँ पर। अब करेक्ट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों, WBCS का ये क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं। तो वेस्ट बंगाल PSC पहली बार प्रिलिमिनरी एग्जाम का आंसर की छोड़ा था, अदरवाइज इससे पहले कभी वो प्रिलिमिनरी एग्जाम का आंसर की नहीं छोड़ता है, मेंस का तो ऑलवेज छोड़ते आया है। तो उसने आंसर की में ऑप्शन बी को करेक्ट माना है, लेकिन एज पर माई नॉलेज ऑप्शन बी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, बट इससे ज़्यादा करेक्ट ग्रामर के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन सी होना चाहिए। अब क्यों ऐसा कंट्राडिक्ट हो रहा है, देखिए दोस्तों, जब भी इंट्रोगेटिव येस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव बनाएंगे ना, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में यूज होगा ऑलवेज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा दोस्तों, उसके बाद जो भी वर्ब है या जो भी वर्ड लगना है इधर लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये स्ट्रक्चर काम करता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, द प्लेस ऑफ नोट, नोट का जगह को आप ध्यान दीजिए। और अथवा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी नोट को लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ डायरेक्ट नोट को, लेकिन उस वक्त आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा इसका, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे इजंट, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट, उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में जो कुछ लगना है वो बाकी सब लगेगा यहाँ पर, ठीक है। या तो आप इस स्ट्रक्चर में रखो या तो आप इस स्ट्रक्चर में रखो, यानी कि अगर इस सवाल में बात करें तो नोट को देखो कहाँ पर है, सब्जेक्ट जो है ऑनेस्टी इसके पहले है, तो यहाँ पर ये जो नोट इज नॉट है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए था, ये एक्चुअली में होता ऐसा, इज नॉट, इसको ऐसा होना चाहिए था इजंट, तब हम लोग जानते कि वो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इज को अलदा, नोट को अलदा लिखते हुए भी ये कंट्रक्शन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरे ख्याल से बी ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए नोट को अलदा लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद भी लिख रखा है, वो मेरी बात पकड़ में आया। तो कमीशन कभी कभी इस तरह से नॉलेज चेक करना चाहता है, इसको चैलेंज किया जा सकता था कमीशन को, वो अपना रिवाइज्ड आंसर की में इसको करेक्ट ज़रूर करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा अगला सवाल, सवाल है करेक्ट एंटोनिम, क्या एंटोनिम ऑफ लेचरस, लेचरस, लेचरस वर्ड का एंटोनिम आपको लगाना है। आप एंटोनिम का क्या मतलब होता है, कोई अगर नहीं मालूम, मैं हालांकि इसी सेशन में मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड, विलोम शब्द जिसको बोलते हैं वही है एंटोनिम। इसका एक जुड़वा भाई भी है सिनोनिम, माने सिमिलर मीनिंग रखने वाले वर्ड। अब लेचरस का यहाँ क्या मीनिंग है, ये पूरी तरह से वोकैबुलरी पर बेस्ड है सवाल। अब लेचरस का कोई मतलब ही नहीं जानता है दोस्तों, तो फिर इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएगा। लेचरस का मतलब होता है जो ऑलवेज सेक्सुअली एक्टिव रहता है, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव रहता है जो व्यक्ति, उसको बोलते हैं लेचरस। कामुक हिंदी में अगर बात करें तो कामुक, काम उत्तेजना ऑलवेज उसका एक्टिव रहता है, ठीक, उसको बोलेंगे लेचरस। अब ये वर्ड का एंटोनिम आपको देखना है, तो देखो एंटोनिम ये वर्ड का क्या होगा। पैशनेट का मतलब होता है उत्तेजित, डर्टी माने गंदा,
नेस्टी मतलब भी एक तरह से गंदा ही है। तो ये लोग अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए बी सी एक तरह से लेचरस का इन द सेंस सिनोनिम टाइप का है। चास्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों? चास्ट का मतलब होता है जो पाक पवित्र टाइप का, ठीक है, यानी कि जो कभी भी किसी दूसरे के साथ सेक्स नहीं किया हो या सेक्स करता है तो सिर्फ अपने पार्टनर, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ, और अगर हस्बैंड है तो अपने ओनली वाइफ के साथ। चास्ट उसको कहते हैं, चास्टिटी, सतीत्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको वर्ड मीनिंग पर बेस्ड था, यहाँ ग्रामर का कोई फंक्शन नहीं था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गया। यूज एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस वी सेट डैश, यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? द शेड ऑफ द ट्री, अंडर, बिलो, इन, थ्रू। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ अक्सर लोग अंडर का प्रयोग करेंगे, अंडर नीचे। तो वी सेट द शेड ऑफ द ट्री, मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, शेड जब भी आएगा ना, शेड का मतलब तो छाया होता है, जानते हैं, तो उसके बाद अंडर नहीं बल्कि इन आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अंडर कहाँ आता? देखो दोस्तों, अंडर वहाँ आता जब शेड वर्ड ना रहे, यानी अंडर द ट्री डायरेक्ट रहता ना। वी सेट अंडर द ट्री, ये करेक्ट होता, ठीक है। यहाँ पर इन आएगा, कैसे? देखिए, अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। तो ये एक प्लेस है मान लीजिए, ठीक है, ये पेड़ है मान लीजिए, पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक। यहाँ इसका छाया पड़ा है, इस जगह में यहाँ तक इसका छाया है, शेड है, यही है शेड। अब यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, कोई आदमी यहाँ पर बैठा है, ठीक है, कोई आदमी सिटिंग किया है, क्या वो इस शेड का, ये जो शेड है, इस शेड का नीचे किया है क्या? नीचे अगर करता तो हम लोग अंडर डालते नहीं। पेड़ के जरूर वो नीचे किया है, लेकिन शेड में तो शेड के अंदर में है ना वो, तो शेड के अंदर है, यानी कि इन बोलेंगे ना हम लोग उसको। अंडर बोलने से तो शेड के नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका इन होगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बात करना चाहूँगा। बहुत बार हम लोगों को समस्या होता है दो वर्ड के बीच में, ये कन्फ्यूजन वर्ड है बहुत, ठीक है। वो कौन सा वर्ड है? एक है शेड और दूसरा है शेडो। ये शेड और शेडो के बीच में क्या फ़र्क है, इसको देखिए दोस्तों। शेड का मतलब भी होता है छाया, हिंदी में छाया, ठीक है, और शेडो का मतलब भी होता है छाया। आखिर फिर दोनों में फ़र्क क्या है? देखो दोस्तों, शेड का मतलब छाया तब हम लोग समझते हैं जब कोई लार्ज एरिया में डार्कनेस आ जाता है। छाया तो हमेशा डार्क ही होगा, ये तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। लार्ज एरिया में डार्कनेस आ जाएगा और वहाँ जिस वस्तु का छाया पड़ रहा है ना, वो वस्तु यानी कि वो ऑब्जेक्ट और उसका शेप यानी कि उसका साइज, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट ना हो, नॉट इम्पोर्टेंट। क्या नॉट इम्पोर्टेंट है? उस ऑब्जेक्ट का शेप, वो ऑब्जेक्ट खुद और उसका शेप इम्पोर्टेंट ना हो, यानी किस किस्म का छाया बन रहा है वो इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे कि यहाँ पर अगर पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ का यहाँ पर जो छाया बनेगा, ये पेड़ इम्पोर्टेंट नहीं है इसके लिए, और ना ही इस छाया का शेप इम्पोर्टेंट है कि किस तरह का शेप बना, गोल बना, टेढ़ा बना, लंबा बना, ठीक है। तो किस तरह का शेप बना वो इम्पोर्टेंट ना हो, बस छाया इम्पोर्टेंट हो। छाया है, यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन शेडो में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा है ना दोस्तों, और उसका जो शेप बन रहा है, ठीक है, जिस आकार में वो छाया बना वो इम्पोर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है यहाँ पर, मान लीजिए कोई आदमी है, तो इस आदमी का छाया यहाँ पर पड़ा, वो छाया कैसे बनेगा? आदमी जैसा ही बनेगा यहाँ पर छाया, ठीक है। मान लीजिए इधर से सूरज निकला है तो वो छाया यहाँ पर आदमी जैसा ही पड़े। ये छाया इम्पोर्टेंट है, इसका शेप भी इम्पोर्टेंट, और ये आदमी भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये डांस करेगा तो ये भी डांस करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे आई हैव सीन अ शेडो इन द मूनलिट। मैंने मूनलिट में, चांदनी रात में एक शेडो देखा, भूत का शेडो देखा। तो वो शेडो कैसा था? आदमी जैसा था कि कैसा था, ठीक है। तो उस वक्त शेडो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। समझ में आया शेड और शेडो में फ़र्क? सो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, इन। वी सेट इन द शेड ऑफ द ट्री, और अगर अंडर लिखना चाहेंगे तो शेड ऑफ नहीं होता, वी सेट अंडर द ट्री होता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है? ही विल रीच होम डैश एट इवनिंग
ऑप्शन है लेटली, लेट, लेटर या लेटेस्ट। लेट का ही, लेट एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है लेटेस्ट। हम लोग डिग्री जानते हैं, सुने हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 3 टाइप का डिग्री होता है। और लेटली तो खास वर्ड है, इसका मतलब होता है रिसेंटली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? लेट का मतलब देरी, ठीक है। ही विल रीच होम लेट एट इवनिंग, ये तो पढ़ने से ही लग रहा है यहाँ पर लेट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेट, ठीक है। वो घर देरी से पहुँचेगा इवनिंग में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ही सॉल्व्ड डैश प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या होगा? हार्डली, हार्ड, हार्डलियर, हार्डलियस्ट। ये तो सुनने में ही लगता है, ये तो यूज़ करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, है ना। ही सॉल्व द हार्ड प्रॉब्लम, कठिन। हार्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? कठिन। वो कठिन समस्याओं का समाधान किया। मैं यहाँ पर लेकिन बताना चाहूँगा, हार्डली एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है और हार्डलियर उसका कंपैरेटिव डिग्री है और हार्डलियस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। बाय द वे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। So thank you very much, friends. If you like the way I teach, please do subscribe my channel and hit the like button so that they can encourage me to make such blue chip videos more. So take care of yourselves all. Till then, bye bye. Jai Hind.